रबिया को यहाँ आए हुए कई माह हो चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बेपनाह दुख के ट्रामा से बाहर आ रही थी। उनकी भाभी अच्छी खुश मिजाज औरत थी। वो तीनों भतीजे और भतीजी भी अपनी फुफ्फो से बहुत मानूस थे, क्योंकि वो तकरीबन हर साल कराची में उनके घर जाकर अपनी छुट्टियां गुजारते थे और बहुत एंजॉय करते थे। सारा बाजी से इन तीनों की बहुत दोस्ती थी। वो इन्हें हर दिन कोई ना कोई तफरीह करवाती थी। अब सारा बाजी तो रही नहीं थी, जिनका इन्हें बहुत अफसोस था, लेकिन फुफ्फो की उदासी दूर करने के लिए वो इनसे बहुत करीब रहते थे। भाई भाभी और बच्चों के चले जाने के बाद वो घर में तन्हा होती थी। इस तन्हाई को दूर करने के लिए वो अक्सर घर से थोड़ी दूर वाक़ मस्जिद में चली जाती थी, जहाँ कुछ और ख्वातीन के साथ मिलकर कुछ वेलफेयर के काम करती थी, और वहाँ से अक्सर इनकी वापसी दोपहर 2:30-3 बजे होती थी। 3 बजे तक बच्चे भी स्कूल से वापस आ जाते थे। वो एक अलग थलग सा घर था जो उनके रास्ते में पड़ता था। पिछले कई रोज से वो एक छोटे से बच्चे को घर की सीढ़ियों पर बैठा देख रही थी। इसके पास से गुजरते हुए वो इसे हाय करती तो बच्चा भी जवाबन इन्हें हाथ हिलाता। 5-6 साल का वो बहुत खूबसूरत बच्चा इन्हें बहुत मासूम और प्यारा लगता था। वो कभी रुककर इससे 2-4 बातें भी कर लेती थी, और घर में वो और उसकी माँ बस 2 ही अफराद रहते थे। माँ जॉब से थोड़ी देर में आती थी। इस वक्त तक वो बाहर बैठकर उनका इंतजार करता रहता था। एक दिन वो 7-Eleven स्टोर पर कुछ देर के लिए रुक गई। 1-2 चीज़ें और हफ्ते भर के उर्दू अखबार लेते लेते वो घर वापस आ रही थी कि उन्होंने फिर बच्चे को देखा, जिसने अपना नाम बेंसन बताया था। आज वो सीढ़ियों पर बैठा था और सर पिलर से टिका रखा था। आंखें बंद थी। वो चेहरे से कुछ निडाल सी हालत में वहां बैठा हुआ था। तमतमाते हुए चेहरे पर नजर डालते ही अंदाजा हो गया कि आज इसकी तबीयत कुछ खराब है बिनी? आर यू ऑल राइट बेबी? वो लपक कर इसके पास पहुंची और इसकी पेशानी पर हाथ रखकर अंदाजा कर रही थी कि इसे बुखार तो नहीं है, लेकिन यह चौंक कर अपना हाथ हटाना पड़ा। इसका चेहरा बुखार की शिद्दत से बुरी तरह तप रहा था। बीनी बीनी, वो घबरा कर इसे पुकार रही थी, लेकिन वो इतना निढाल हो रहा था कि आंखें भी खोल नहीं पा रहा था। थोड़ी सी कोशिश करके उन्होंने सोचा कि इसकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बैग से एक कॉपी का सफ़ा फाड़ कर निकाला, फिर घर का फ़ोन नंबर लिखकर एक पैगाम लिखा कि बेंसन की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए वो इसे घर लेकर अपने पास आ गई हैं। तुम जब भी वापस आओ इस एड्रेस पर आ जाना। ये लिखकर उन्होंने वो कागज़ बंद करके दरवाजे के हैंडल में अटकाया और गोद में उठाकर बिनी को ले आई। बिनी के सर पर पानी की पट्टियां रखी और जरा इसने आंखें खोली तो उन्होंने बुखार की दवाई इसको पिला दी। वो कुछ घबरा सा गया और रोने लगा, तो उन्होंने प्यार से इसको गले लगाकर बहलाया, कुछ थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया और वहीं सोफे पर अपने पास लटा लिया। नमाज का वक्त जा रहा था तो उन्होंने जल्दी से नमाज पढ़ी और वहीं सोफे पर बैठकर इसे गोद में लिटाकर थपकती रही ताकि उसे तसल्ली रहे। इनकी उंगलियों में तस्बीह देर तक घूमती रही। शाम हो रही थी तब इनकी डोर बेल बजी। उनकी भतीजी जोया ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर नैन्सी खड़ी थी। हाथ में वो कागज़ था जो रबिया छोड़कर आई थी। क्या बिनी यहाँ है? इसने परेशानी में सवाल किया तो जोया ने इस बात में सर हिलाया और पीछे अंदर आने का इशारा किया। अजीब मंजर था। वो औरत सर पर सफ़ेद दुपट्टा लिए सोफे की पुश्तगाह से सर टिकाए सो रही थी और इसकी उंगलियों में तस्बीह लिपटी हुई थी। शायद वो पढ़ते पढ़ते सो गई थी। बिनी इसकी गोद में लेटा बेखबर सो रहा था और औरत का एक हाथ इसके सीने पर था। शायद नींद आने से पहले वो इसे थपक रही थी। अजब मंजर था। नैन्सी की आंखों में एक इत्मीनान उतर आया। वो चंद लम्हे इस मंजर को देखती रही। फिर जोया ने पस्त आवाज से पूछा, क्या वो पप्पू को जगा दे ताकि बिनी को घर ले जा सके? नो, ही इज स्लीपिंग, डोंट डिस्टर्ब। जब ये दोनों उठ जाएं तो मुझे बता देना, मैं आकर ले जाऊंगा। नैन्सी ने इसी टोन में जवाब दिया। एक दफ़ा फिर अपने बेटे को गौर से देखा और वापसी के लिए मुड़ गई। अपने घर तक जाते हुए वो यही सोचती रही कि आज तक बिनी को इतने सुकून से इसने सोते हुए कभी नहीं देखा। आज इस औरत की गोद में वो कितने सुकून से सो रहा था। दरवाजे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई तो इस घर में वीरानी कुछ ज़्यादा ही होलनाक महसूस हुई। आज फिर इसकी जानलेवा यादों ने इसे घेरा हुआ था और वो डिप्रेशन की कैफियत में मुब्तला सोफे पर ढेर हो गई। उसे एक ही इलाज नजर आया। बोतल और गिलास नज़दीक ही पड़े हुए थे। इसने जाम बनाया और पीती चली गई। शाम को वो बिनी को लेने के लिए गई तो मालूम हुआ कि सब बच्चे बैकयार्ड में खेल रहे थे। फूफो, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? इसके अंदाज़े मुहातब पर वो मुस्कुराई और इसे लेकर डेक पर आ गई। नीचे बड़े सारे बैकयार्ड में वो इन तीनों बहन भाइयों के साथ खेल रहा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि हंस रहा था और खुश भी नजर आ रहा था। हाय बिनी, इसने बेटे को हंसते हुए आवाज़ दी तो इसने सर उठाकर इसे देखा और हाथ हिलाकर हाय किया, लेकिन खेल रोका नहीं और ना ही इसके पास आया। बच्चे भी इसे छोटा समझकर प्यार से खिला रहे थे। नैन्सी आंखों में खुशगवार तासर लिए इन्हें देखती रही। भाभी चाय ले आई और बच्चों के लिए फ्राइज भी।
انہوں نے ربیہ اور نینسی کو چائے دی اور بچوں کو فرائز سے بھری پلیٹ دکھائی تو وہ شور مچاتے ہوئے ڈیک کی طرف دوڑے۔ بینی بھی ان کے ساتھ تھا۔ بچوں نے فرائز پر بڑے بڑے ہاتھ مارے تو وہ بھی ان سے پیچھے نہیں تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، وہ اسے کھانا کھلاتی تو وہ اتنے نخرے سے کھاتا کہ وہ زچ ہو جاتی تھی، اور یہاں وہ سب کے ساتھ مل کر فرائز بڑھ سے بڑھ کر ہاتھ مار کر کھا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ہنسنے لگی اور پھر خود اپنی ہنسی پر متعجب ہو کر خاموش ہو گئی۔ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ اس طرح ہنسی تھی۔ ربیہ اور فریدہ نے اس بات کو محسوس کیا تو ربیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی زندگی بھی دکھوں کی عبارت ہے۔ شام گہری ہونے لگی تو بچوں نے کھیل ختم کیا اور اندر آ گئے۔ سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ نینسی بڑی مشکل سے بینی کو لے کر اپنے گھر میں آنے میں کامیاب ہوئی، کیونکہ وہ واپس گھر آنے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ پھپھو، مجھے گھر نہیں جانا، میں آپ کے پاس رہوں گا، اس نے اتنے معصوم انداز میں کہا کہ ربیہ نے اسے گود میں اٹھا کر گلے لگا کر پیار کیا اور بڑی مشکل سے کل کے وعدے پر بھیجا۔ تم فکر نہ کرنا نینسی، میں کل سے اسے خود گھر لے آیا کروں گی، وہاں دروازے پر بیٹھا ہوا نہیں چھوڑوں گی، تم جب بھی آؤ اسے لے جایا کرنا، اس کی فکر بالکل مت کرنا، ربیہ نے نینسی سے کہا تو نہ جانے کیوں نینسی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تھینک یو پھپھو، نینسی نے اسے بے ساختہ پھپھو کہا تو وہ ہنس پڑی، اور اس دن سے وہ نینسی اور اس کے بیٹے دونوں کی پھپھو ہو گئی۔ اس نے یہ رشتہ نام کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، پھر یہ معمول بن گیا۔ اسکول بس کا ہارن سنتے ہی ربیہ دروازے پر چلی جاتی، بینی بس سے اترتے ہی ان کی طرف دیکھتا اور دوڑتا ہوا ان سے آ کر لپٹ جاتا، وہ بھی اسے پیار کرتی ہوئی اندر لے آتی۔ آج کیا کھائے گا میرا بیٹا، وہ پوچھتی تو وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیتا، کیا میرے پاس میٹھا پراٹھا ہوگا؟ وہ اس کے اس انداز پر ہنستی اور اس بات میں سر ہلا دیتی تو وہ خوش ہو جایا کرتا۔ اتنے میں دوسرے بچے بھی آ جاتے اور سب مل کر کھانا کھاتے اور پھر مصروف ہو جاتے۔ شام کو نینسی آ کر اس کو لے جاتی اور وہ ہر روز شور مچاتا ہوا جاتا کہ اسے پھپھو کے پاس ہی رہنا ہے، گھر نہیں جانا۔ اس گھر میں صرف بینی کو ہی نہیں، نینسی کو بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی بوبی کو جھگڑے کے دوران اس بات کا علم ہوا کہ انکل نے اپنا گھر نینسی کے نام کر دیا ہے، تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے انکل اور آنٹی کو سوتے میں گلا دبا کر مار دیا اور وہ ان کے گھر اور نینسی دونوں کو ہتھیانا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اس کے ارادوں کے راستے میں دیوار کی طرح تھے، اس لیے اس رات نشے کے عالم میں اس نے دونوں کو مار ڈالا۔ وہ جیل چلا گیا اور نینسی تنہا وہاں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ پڑوسی ہونے کے ناطے انہیں بھی اس بات کا علم تھا، لیکن انہوں نے کبھی نینسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ نینسی پہلے ہی بہت ڈپریسڈ رہتی ہے۔ اس شام معمول کے مطابق نینسی اپنے بیٹے کو لینے آئی ہی نہیں۔ رات ہو گئی تو وہ بھی پریشان ہو گئے، کافی دیر ہو گئی اور بینو کو نیند بھی آنے لگی تو انہوں نے زویا سے کہا، چلو بیٹی ہم خود اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں، شاید اس کی طبیعت کچھ خراب ہو، کیونکہ آ تو وہ گئی ہے، اس کی گاڑی کھڑی ہے، چلو۔ وہ تینوں دروازے پر پہنچے تو وہ کھلا ہوا تھا، اندر بالکل اندھیرا ہو رہا تھا۔ زویا نے بٹن دبا کر لائٹ جلائی اور نینسی کو آواز دی، کوئی جواب نہیں ملا تو وہ اندر کی طرف بڑھے۔ بینی ماں کو آواز دیتا ہوا اس کے بیڈ روم کی طرف لپک گیا۔ نینسی بے سود آڑی تیری کرسی پر پڑی تھی، ہاتھ میں گلاس اور ٹیبل پر خالی بوتل، بتا رہی تھی کہ آج وہ اپنے دکھوں کی شدت کو نشے میں گھول کر پینے کی کوشش میں اس حالت کو پہنچی ہے۔ نینسی گیٹ اپ، بینی از ہیئر، گو بیبی، جاؤ اپنی ماں کو اٹھاؤ۔ ربیہ کو اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ وہ بینی کو لے کر ہی نہ آتی۔ اس کے بار بار ہلانے اور آواز دینے پر اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور بینی کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے نے تھینک یو کہا تو ان کے رکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اس لیے وہ دونوں واپس آ گئے۔ کیسی عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی ہے پورے گھر میں، لگتا ہے مہینوں سے صفائی نہیں ہے، ربیہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تو زویا نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں واپس اپنے گھر آ گئے۔ اگلے دن ہفتہ تھا، سب کی چھٹی تھی۔ آج فریدہ نے زبردست سا برنچ بنایا، چکن چیز پراٹھے آج کا خاص آئٹم تھے۔ وہ سب ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے کہ بیرونی دروازے پر ایک کمزور سی دستک سنائی دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے بینی کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو اور ننگے پاؤں تھا، بہت پریشان بھی دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا بینی، آؤ اندر آ جاؤ، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زویا نے اسے ہاتھ پکڑ کر اندر لاتے ہوئے پوچھا تو وہ دوڑ کر ربیہ سے آ کر لپٹ گیا۔ مامی، وہ اٹھ نہیں رہی، میں نے بہت آوازیں دی، وہ آنکھیں نہیں کھول رہی۔ وہ زور زور سے رونے لگا تو ربیہ کا دل دھڑک اٹھا، خدا خیر کرے، پتہ نہیں کیا ہوا، کل تو وہ نشے میں بری طرح دھت تھی، شاید کچھ زیادہ ہی پی ڈالی ہے اس میں دیکھتی ہوں جا کر۔ ٹھہر جائیں باجی، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے بھائی بھی اٹھ کھڑے ہوئے، وہ دونوں بینی کو لے کر اس کے گھر میں داخل ہوئے تو بینی انہیں نینسی کے بیڈ روم تک لے آیا۔ جیسے ہی ان کی نظر نینسی پر پڑی تو وہ چونک کر رک گئے۔ نینسی جس حال میں نظر آ رہی تھی اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ شاید اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ گلابی چہرے پر چھائی ہوئی مردنی کی زردی اور اکڑے ہوئے ہاتھ پاؤں یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں۔ ربیہ بےتاب ہو کر آگے بڑھی کہ اس میں زندگی کی رمق تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے بھائی نے انہیں ساتھی سے روک دیا۔ نہیں باجی، اسے یہ یہاں کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بینی کو یہاں سے لے چلے، میں پولیس کو اطلاع دے رہا ہوں۔
भाई की बात सुनकर वो रुकी, अफसोस से नैन्सी को देखा, फिर बीनी का हाथ पकड़कर घर आ गई। इसकी आंखें नम हो गई। 911 कॉल करते ही पुलिस आ गई। यूनिफॉर्म में मलबूस 4 अफराद थे, जिनमें एक लेडी पुलिस थी। वो उतर कर अंदर गए। थोड़ी देर में 2 अफसर उनके घर आए। सारी तफसील पूछते रहे, रबिया से भी पूछताछ करते रहे। रोता हुआ बीनी इनकी गर्दन में बाहें डालकर इनसे चिमटा हुआ था। ऑफिसर ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इनसे कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। हमें इस बच्चे को साथ ले जाना होगा, इसके किसी रिश्तेदार को तलाश करके इसे देना होगा, ऑफिसर ने कहा। तो बीनी जोर से चिल्लाकर बोला कि इसे किसी के साथ नहीं जाना, फूफो के पास रहना है। और वो जोर से इनके साथ चिमट गया। ओके, हम अभी इसे आपके पास छोड़ रहे हैं, लेकिन इसका मसला कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। अगर कोई रिश्तेदार ना मिला तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी होगा। ऑफिसर ने इसे गौर से देखा और वापस चला गया। सामने से आप प्लास्टिक के बैग में रखकर नैन्सी की लाश बाहर लाई गई और फिर इसे एम्बुलेंस में डालकर वो लोग इसे लेकर चले गए। वो सब खड़े इन्हें देखते रहे। आप लोग फिलहाल बगैर इतला दिए कहीं बाहर ना जाइएगा, हमें आप लोगों से तफसीली बात करना है। वही ऑफिसर पलट कर आया और इन्हें हदायत देता हुआ वापस चला गया। जॉय का जहन बिल्कुल सुन होकर रह गया। इसे कुछ मालूम नहीं था कि वो कब और कैसे एयरपोर्ट के मराहिल तय करती हुई जहाज में बैठी, क्योंकि हर मरहला वेज़ले ने ही तय किया था। इसके कागजात भी उसी के पास थे। जहाज में बैठकर इसने एक नज़र खिड़की के बाहर डाली तो सूरज ढल रहा था। जहाज ने परवाज की और थोड़ी ही देर में सूरज गुरूब हो गया। बाहर मुकम्मल तारीकी छा गई तो अंदर की दुनिया जाग उठी। सारी रोशनियां जल उठी और खाने पीने की ट्रालियां इधर उधर गश्त करने लगी। एक खुश अदा एयर होस्टेस ने उनके पास रुक कर भी पूछा तो जय को कुछ सुनाई नहीं दिया। वेज़ले ने ही इनकी टेबल खोली और खाने की ट्रे इसके सामने रखी और इसे खाने का इशारा किया, लेकिन वो बिल्कुल खामोश बैठी रही। जय, ना खाने से तुम्हारा गम हल्का नहीं होगा। आगे एक लंबी जिंदगी पड़ी है और जब तक तुम जिंदा हो खाना पीना जरूरी है। कोशिश करो कि अब जैसी भी जिंदगी है इसे अच्छे ढंग से गुजार सको। तुम एक अजीम मास्टर की बेटी हो। इसकी जुर्रत और हिम्मत का कुछ हिस्सा तो तुम्हारे खून में तुम्हें मिला होगा। हौसला करो। हो सकता है कि कभी तुम इतनी हौसलामंद हो जाओ कि अपने दुश्मनों से वो सब छीन लो जो उन्होंने तुमसे छीना है। वो इसे बड़ी तसल्लियाँ देता रहा और इसकी हिम्मत बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि एक नवाला अपने हाथ से भी इसको खिलाया और धमकी दी कि अब अगर इसने खुद से नहीं खाया तो वो पूरा खाना इसे अपने हाथ से खिलाएगा। जॉय ने एक बार नम आंखों से इसकी तरफ देखा और इस बात में सर हिला दिया। चंद घंटों बाद वो एयरपोर्ट पर उतर रहे थे। ये देखो, ये है मेरा आलीशान महल। वेज़ले ने इस 2 कमरों के छोटे से अपार्टमेंट के दरवाजे में चाबी घुमाते हुए इसे बताया तो वो इसकी तरफ देखकर खामोश हो गई। फिलहाल ये तुम्हारे शायान शान नहीं है। थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आए हैं, लेकिन तुम फिक्र न करो, हम अभी इसकी सफाई वगैरह करके इसे तुम्हारे रहने के काबिल बना देंगे, इसने मुस्कुराते हुए कहा और सामान रखकर ब्रूम उठाया। जॉय ने इधर उधर देखा और किचन में रुक गई। ब्रेड मौजूद थी लेकिन काफ़ी पुरानी होने के सबब इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी। अंडे भी थे। इसने 3-4 अंडे निकाले और उबलने के लिए रख दिए। कॉफ़ी का सामान भी मिल गया था। थोड़ी ही देर में वो उबले हुए अंडे और कॉफ़ी के साथ टेबल पर मौजूद थी। वेज़ले ने इसे देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया था। वेल डन जॉय, अभी मैं यही सोच रहा था कि सफाई से निमट कर कुछ खाने के लिए बाहर से लाना पड़ेगा और मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। थैंक्स जॉय, तुमने बड़ी मुश्किल से बचा लिया। वो उस दिली से हंसता हुआ हाथ धोकर टेबल पर आ गया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और वो इस तरह कब तक रह सकती थी। इसे अपना किम बहुत याद आता था। इसके फ़ोन में इसकी कुछ तस्वीरें थी, इन्हें देखकर वो आंसू बहाती रहती, लेकिन कब तक, ये इसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। इसे कुछ ना कुछ करना था, क्या करे, वो सोचती रहती थी। देखो जॉय, मैं तो सैलानी आदमी हूँ, कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, वापसी का कुछ पता नहीं होता। मैं कल फिर जा रहा हूँ, इस दफ़ा इसराइल जा रहा हूँ। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो। खाने पीने का काफ़ी सामान मैंने ला कर रख दिया है, फ्रिज भी फुल है। उम्मीद है तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सो अपना ख्याल रखना। वेज़ले अगली सुबह रवाना हो गया। अब वो हाली घर में तन्हा बेजार सी होगी। इस तन्हाई में किम की यादें इसे बेकरार कर रही थी। अपने बेटे किम के इसकी बाहों में आने से लेकर इसके जाने तक की यादें फिल्म की तरह इसके जहन में चकराती रहती। इसे याद करके वो बेतहाशा आंसू बहाती रहती। वो बड़ा हबसज़दा दिन था। अंदर इसकी सांस घुटने लगी तो वो घर से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर बैठ गई। हर तरफ खामोशी थी। अचानक इसने एक औरत को अंदर आते देखा। इसके साथ 3-4 साल का एक बच्चा भी था। इसके बैग से लग रहा था कि वो स्कूल से वापस आया है और इसकी माँ इसे जल्दी जल्दी आने का कहती हुई इसके पास से गुजरी तो हाथ हिलाकर इसे हाय कहा। बच्चे ने भी इसकी जानिब देकर हाथ हिलाया। फिर वो इसके बराबर वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। बच्चा भी अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। वो बच्चा इसके किम की उम्र का ही था। इसके अंदर दाखिल होते ही वो उसे देखती रही। दरवाज़ा बंद भी हो गया लेकिन वो इधर ही देखती रही।
फिर इसे उसका इंतजार रहने लगा। सुबह वो खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर इसे स्कूल जाते देखती और वापसी पर वो अक्सर दरवाजे पर खड़े होकर देखती रहती। इसकी माँ से भी पड़ोसन होने के नाते हेलो हाय हो जाती। फिर एक दिन इसने खुद ही ऑफर की कि अगर इसकी माँ चाहे तो वो इसे स्कूल से वापसी पर बस से लेकर आ जाएगी, इसको जॉब से ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मामला बड़ी खुश उसलूबी से तय हो गया। अब वो जॉर्डन को वहीं मिलती थी जहां बस इसे उतारती थी। वो इसे बड़े प्यार से साथ ले आती, मुंह हाथ धुलाकर खाना खिलाती और इसके सो जाने तक इससे कोई कहानी कोई नज्म वगैरह सुनाती रहती। शाम को इसकी माँ आ जाती, वो दोनों मिलकर कुछ गपशप करती, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चल सका। वेस्ले वापस आ गया। अब इस छोटे से घर में जॉर्डन की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए इसे इस सिलसिले को खैराबाद कहना पड़ा। इसका दिल बड़ा दुखी हुआ था, लेकिन क्या किया जा सकता था। वो दिल बहलाने को अक्सर थोड़ी दूर वाक़े पार्क तक चली जाती थी। वहाँ बहुत से बच्चे खेलते रहते और वो वहाँ देर तक बैठी इन्हें खेलते हुए देखती रहती। वो कई मरतबा एक औरत के साथ एक बच्चे को भी देख चुकी थी। वो बड़ा उदास और खामोश नजर आता था। दूसरे बच्चों के साथ खेलने की बजाय वो इस औरत के साथ मजबूती से चिमट कर बैठा रहता था। एक दिन वो उठकर इनके पास गई। क्या हुआ? क्या ये बीमार है? खेलता नहीं है? वो खामोश बैठा रहता है। क्या बात है? इसने औरत से सवाल किया तो वो ठंडी सांस भरकर रह गई। इस औरत का नाम रबिया और बच्चे का नाम बेंसन था। जब रबिया ने इसके बारे में बताया तो वो भी बहुत उदास हुई। फिर अक्सर ही उनका मिलना जुलना होता रहा और वो जाए को इसके हालात से आगाह करती रहती। ऐसा लगता था कि दुनिया शायद सबके लिए दुखों का घर बनकर रह गई है और हर एक का मुकद्दर गमों से इबारत हो गया हो, खास तौर पर औरतें और बच्चे, माशरे का कमज़ोर पहलू। वो मिलते जुलते हालात का शिकार थे। इससे गौतम बुद्ध के ख्यालात और अल्फाज याद आ गए।